स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पर। यह पार्ट 2 है। इससे पहले 15 क्वेश्चन का हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, एक सीरीज हो चुकी है। यह पार्ट 2 है। यहाँ पे जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं इनको ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले ही क्लास में। आप इस वेबसाइट को फॉलो करिए globalitai.org। यहाँ से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट का यूज कैसे करना है। देखिए, वेबसाइट को यूज करने के लिए आप अपने मोबाइल में सर्च करिए ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई जब आप सर्च करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ग्लोबल आईटीआई का पेज खुल जाएगा। ग्लोबल आईटीआई का पेज खुलेगा तो आपको आना है आईटीआई कोर्स पे। आईटीआई कोर्स पे जब आप आएंगे तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दिखेगा, एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये दिख गया आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर। तो यहाँ से जाके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समय समय पर ग्लोबल आईटीआई की टीम की तरफ से इस पीडीएफ को डाउनलोड इस सेक्शन को अपडेट किया जाता है या इस वेबसाइट को अपडेट किया जाता है और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। चलिए अब देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। देखो, इससे पहले वाली क्लास में आपने देख लिया था डीसी मोटर के प्रकार, डीसी जनरेटर के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से भाग हैं उसके, ये सारी चीजें आपने देख लिया था। अभी कुछ भाग छूट गया था जैसे कि आपका इंटरपोल्स। तो इंटरपोल्स के बारे में यहाँ पे जानिए। जो हमारा इंटरपोल है, इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ता है, इन द फेस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के फेस में ही ये जुड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो अपोजिट ऑफ द मेन फ्लक्स, अपोजिट ऑफ द मेन फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन सीरीज विद आर्मेचर। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, देखो भाई, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है पहले तो ये समझ लो। कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को यदि आप एक बार मैग्नेटाइज्ड करते हो तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हटाते हो उस मटेरियल से, उस मटेरियल में थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण रह जाता है। जो चुंबकत्व का गुण रह जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकन, अवशिष्ट चुंबकन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई आपके पास पेचकस है, आप पेचकस को यदि एक बार मैग्नेट पे ऐसे रगड़ देते हो तो छोटे छोटे स्क्रूज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और कुछ देर बाद फिर ये गुण उसका खत्म हो जाता है। तो वो जो आकर्षित कर रहा है, किस वजह से आकर्षित कर रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर चला गया। ठीक है, इसी वजह से वो आकर्षित कर ले रहा है। अब इसका प्रभाव हमें मशीन में देखने को कैसे मिलता है, मशीन में यदि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो हमारी मशीन जो डीसी जनरेटर है ये कोई भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगी, और यदि अवशिष्ट चुंबकत्व है तो ही वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, नहीं रहेगा तो मशीन चाहे आप जितना भी स्पीड चला लो, फुल स्पीड से भी मशीन आपकी चलेगी तो भी आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, इतना रोल प्ले करता है आपका अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्डअप द वोल्टेज। ठीक, ये काम होता है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व का डीसी जनरेटर में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीनों में वे दो बिंदु, डीसी मशीनों में वे दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने वाला इनमें से कौन से दो बिंदु है, पहला है आपका विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। मतलब मशीन में वो दो बिंदु आपको बताना है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को, जैसे ब्रश हमेशा कम्यूटेटर के साथ ऐड किया जाता है, कम्यूटेटर में ही है तो हमेशा ब्रश लगाया जाता है। तो ब्रश का यदि प्रतिरोध हमें ज्ञात करना हो तो मशीन में कौन से दो टर्मिनल के बीच हम अपने मल्टीमीटर को लगाएंगे, वो जो दो टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल है हमारा ब्रश और कम्यूटेटर। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच मल्टीमीटर का दोनों टर्मिनल हम लोग लगाएंगे तो वहां से ब्रश का प्रतिरोध हमें पता चल जाता है। क्लियर है बात इतनी। यहाँ पे 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी
एकदम सही आंसर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्राफ बना दिया है, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हुआ है जहां पे एक्स एक्सिस पे आपको लिखा हुआ है IL, IL मतलब कि लोड करंट, ये है हमारा लोड करंट का ग्राफ, लोड करंट को एक्स एक्सिस पे प्रदर्शित किया है, और ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज V। ये क्या है भाई, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या दर्शाता है, ये इतना पार्ट क्या दर्शाता है। देखिए जब मशीन हमारी बिना लोड पे चलती है, जब मशीन हमारी बिना लोड पे चलती है तो उस समय ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, ठीक है। और जब मशीन पे लोड दिया जाता है तो उस समय जब ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से झुक जाता है। तो ये क्यों झुका, ये हमारे जो ग्राफ है, ये ग्राफ झुका क्यों, झुकने की वजह क्या है, ये है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है। जब मशीन को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होने लगता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ग्राफ घटने लगता है, ठीक है। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। शंट फील्ड कैसे जुड़ा हुआ है, समांतर में जुड़ा हुआ है। देखो जब हमारा शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ेगा, जब हमारा शंट फील्ड, जैसे देखिए इसने बोला है ये हमारा हो गया शंट फील्ड, ठीक है, और ये हो गई हमारी जनरेटर, ये हो गई हमारी जनरेटर। ये किसकी बात किया है, ये बात किया है कंपाउंड मोटर की, कंपाउंड जनरेटर की बात किया है। बात किसकी किया भाई, कंपाउंड जनरेटर की। तो जब आर्मेचर के साथ केवल हमारा शंट फील्ड, जब हमारा शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो तो उस समय जो हमारा कनेक्शन बनता है वो शॉर्ट शंट का कनेक्शन बनता है। कौन सा कनेक्शन बनता है भाई, शॉर्ट शंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट शंट डी ऑप्शन में। और जब जब ये हमारी शंट वाइंडिंग है, जब ये हमारी शंट वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलल में हो जाए तो वहां पे जो कनेक्शन बनता है वो लॉन्ग शंट जनरेटर का बनता है, ठीक है। बात समझ में आई, ये पॉइंट आप चाहे तो दोनों नोट कर सकते हैं कि जब हमारी शंट वाइंडिंग, जब हमारी शंट वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होती है तो वहां पे जो कनेक्शन बनता है वो शॉर्ट शंट का बनता है, और जब शंट वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलल में होता है तो वहां पे लॉन्ग शंट का कनेक्शन बनता है। ये दोनों पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, थोड़ा पेन पेपर लेके बैठिए साथ में और नोट भी करते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है साथ में, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पतली है, Why the armature core of a DC generator is laminated? Laminated क्यों किया जाता है DC जनरेटर के कोर को, DC जनरेटर के कोर को लेमिनेटेड करने का एक ही कारण होता है कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जाए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जाए, यही इसका एक मेन मकसद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहेंगे आपके सर हिस्टेरिसिस लॉस क्यों नहीं हो सकता, हिस्टेरिसिस लॉस क्यों नहीं हो सकता। हम लोग तो सीधे सीधे पढ़ते हैं कि लेमिनेशन जो किया जाता है, लेमिनेशन करके हम लोग आयरन लॉस को हटाते हैं, घटाते हैं। जी हाँ बिल्कुल घटाते हैं आयरन लॉस को, आयरन लॉस का ही दोनों, आयरन लॉस का ही पार्ट है हिस्टेरिसिस और ईडी करंट, दोनों आयरन लॉस की वजह से ही होता है, ठीक है। या फिर कहे कि दोनों पार्ट है इसका आयरन लॉस का। लेकिन जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस है यह
कोर को सेलेक्ट करते टाइम कोर का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, कोर के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हिस्टैरिसीस लॉस कोर में कितना होगा। ठीक है, बाकी जो लेमिनेशन वाला प्रोसेसिंग है वो की वजह से केवल और केवल हमारा ईडी करंट लॉस ही रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? क्यों होता है भाई? आर्मेचर धारा कम करके, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करके, या फिर कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, या आर्मेचर का तापमान कम करके। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध को कम कैसे किया जा सकता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करके। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करके हम लोग डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ बी एकदम राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर जो है हमारी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों चलती है? ठीक है, ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, या अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए, या आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट करंट से बचने के लिए, या फिर जनरेटर अतिरिक्त अति भारित करने से बचने के लिए। इसमें से क्या सही हो सकता है? देखो, जो हमारी डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है भाई? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे तो एक चीज तो ये हो गया कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार जो कंडक्टर है, चालक की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। पहला चीज तो ये हो गया। वैसा कुछ ऑप्शन में हमको दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है कोई बात नहीं, यदि नहीं दिया है तो अब वहीं से हमारा एक अलग से कंसेप्ट बनेगा। क्या? वहीं से एक अलग कंसेप्ट बनेगा अवशिष्ट चुंबकत्व का। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व का एक अलग से हमारा कंसेप्ट बनेगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करना यही एक, या ये भी एक काम होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने से। ठीक है, यदि हमारी डीसी जनरेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगी तो वहां पे हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, या फिर ये कहिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व वहां पे रहेगा ही नहीं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। चलो देखते हैं अगला। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है बड़े जनरेटरों में? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, अब पहले ऑप्शन पूरी तरह से अच्छे तरीके से ऑप्शन आप पढ़ा करिए, तब फिर आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए। अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आंसर तो हमें मिल गया, बाकी लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। जो हमारा घुमावदार क्षतिपूर्ति है बड़े मशीनों में वो क्यों होता है भाई? वो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने की वजह से। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए ही ये चीज होता है डीसी जनरेटर में। ठीक है जी, चलो डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर का वोल्टेज बनना यदि बंद हो गया है तो इसका दो कारण हो सकता है। इसका दो कारण कौन कौन सा है? पहला है हमारा कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया हो मशीन का, या अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया हो मशीन का, या फिर जो हमारा क्या बोला है यार, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण विफल हो गया। हाँ, तो पहला हमने बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया हो, या फिर ये चीज हो सकता है कि जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान फील्ड रेजिस्टेंस से अधिक हो गया हो। यही दो कंडीशन बन सकता है, तभी हमारी मशीन फुल स्पीड पे चलने के बावजूद भी वोल्टेज नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज न बनाने के कारण, वोल्टेज न बनने का कारण लिख लो, वोल्टेज न बनने का कारण। वोल्टेज न बनने का कारण क्या क्या हो सकता है? अवशिष्ट चुंबकत्व का खत्म हो जाना, अवशिष्ट चुंबकत्व का खत्म हो जाना। ठीक है, और दूसरा है हमारा कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान, क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान
क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान फील्ड रेजिस्टेंस से कम हो जाना, फील्ड रेजिस्टेंस से कम हो जाना। ये जो दोनों कंडीशन है, इस दोनों कंडीशन में डीसी जनरेटर के फुल स्पीड चलने के बावजूद भी कोई भी वोल्टेज नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्लियर। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? यदि इसका क्षेत्र कैसे जुड़ा हो? आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो। तो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जब हमारा जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ यदि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो वहां पे जो हमारी मोटर होगी, जो जनरेटर होगी, वो हो जाएगी डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, और जब यही हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग यदि आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी है तो वहां पे बन जाता है हमारा सीरीज जनरेटर। ठीक है, और जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे हमारी बनती है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती है, एक डिफरेंशियल होती है और एक कम्युलेटिव होती है। फिर इन दोनों के दो दो टाइप हैं, एक हमारा शॉर्ट शंट होता है, एक हमारा लॉन्ग शंट होता है। ठीक है, ये दो दो टाइप हैं दोनों के। तो यहाँ पे कौन सा है भाई, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? शंट जनरेटर, शंट जनरेटर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीरीज जनरेटर तो हमने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? डीसी जो जनरेटर है हमारी, उसमें पोल शू का उद्देश्य क्या रहता है भाई? पोल शू का उद्देश्य यही रहता है कि जो भी फ्लक्स बनता है फील्ड वाइंडिंग के वजह से, फ्लक्स क्रिएट होते हैं डीसी जनरेटर में, और जो आर्मेचर है वो आर्मेचर को फ्लक्स कट करते हैं तब जाकर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो जो आर्मेचर, जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स बन रहे हैं, वो फ्लक्स आके आर्मेचर में तितर बितर ना हो, एक तरफ से आए, ज्यादा इधर उधर ना फैले, यही मेन काम होता है हमारे पोल शू का। पोल शू एक तरह से क्या करता है, उनको तितर बितर होने से रोकता है, उसको फैलने से रोकता है। किसको? फ्लक्स को फैलने से रोकता है, यही काम होता है हमारा पोल शू का। ठीक है, पोल शू हमने आपको पिछले वाले क्लास में दिखाया भी था कि पोल शू का फिगर कैसा है। ऊपर से ऐसा पूरा कर्व बना होता है जो एक तरह से कहिए कि ढकने का काम करता है और एक रास्ता देने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहीं पे बात किया है फैलने से रोकने के। यस, गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं, यही काम होता है हमारा इसका भाई, पोल शू का। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या काम है? स्प्लिटरिंग का काम बस इतना होता है कि जो भी जनरेटर में करंट बन रही है उस करंट को एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना, किसी एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना, यही काम होता है हमारा स्प्लिट फेज का। तो यहाँ पे देख लीजिए, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहाँ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश बनाने के लिए हम लोग हमेशा कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। यह ब्रश ऐसा होता है जो कम्यूटेटर पे हमेशा, कम्यूटेटर के साथ लगा होता है और हमेशा घिस के चलता है, या फिर ऐसा कहिए कि हमेशा शाफ्ट के साथ लग के चलता है। ठीक है, तो ये बार बार घिसता रहता है। तो ये किसी भी मटेरियल, किसी भी मेटल्स का नहीं बनाया जाता है, ये ऐसा बनाया जाता है ताकि ये घिसता रहे और समय समय पर इसको परिवर्तित भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कार्बन का बनाते हैं। कार्बन का रहेगा तो आसानी से घिसता जाएगा और फिर उसे हम लोग आसानी से बदल भी लेते हैं। तो कार्बन एंड ग्रेफाइट बी ऑप्शन में एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खोता है भाई? अवशिष्ट चुंबकत्व का रोल क्या है, ये हमने आपको बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व यदि खत्म हो जाता है मशीन में तो वहां पे हमारा वोल्टेज बनना बंद हो जाता है। और यदि खत्म हो रहा है तो खत्म होने के पीछे का कारण क्या है? एक ही कारण हो सकता है कि हमने मशीन को वेरिएबल स्पीड पे चलाया है। क्या किया है भाई? उसका वेरिएबल स्पीड नहीं, वेरिएबल डायरेक्शन में चलाया है। मतलब कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन, मतलब उसका बहुत तेजी से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या उसके चलने की स्पीड को बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं, तभी जाके अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होता है। नहीं तो मशीन हमारी
आराम से चलती रहेगी और उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म नहीं होता। एक कारण और हो सकता है, मशीन को कई दिनों तक हम लोग चलाना बंद कर दे। जैसे मान लो कि आज हमारा काम है, आज हमने मशीन को चलाया, अब 1-2 साल तक हमने मशीन को छुआ नहीं, फिर 2 साल बाद हम आए घर पे अपने और मशीन को चालू किए, तो वहां पे भी कंडीशन हो सकती है कि अवशिष्ट चुंबकत्व इतना दिन में खत्म हो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व फिर से मशीन में डालने के लिए हम लोग उल्टा डायरेक्शन में मशीन को चलाते हैं, तो वो थोड़ी सी चुंबकित हो जाती है मशीन और फिर हम अपना काम करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। भार में भारी शॉर्ट सर्किट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना लोड में, बिना लोड के लगातार चल रही है, नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिना रुके। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही होता हुआ दिख रहा है हमें। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, ठीक है। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो डीसी जनरेटर है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।